हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में कई बार ट्रेंड किया हुआ है। और हाँ दोस्तों, जो 2011 से 2024 तक अब तक एग्जाम हुए हैं जितने भी, सब के सब हम प्रीवियस ईयर के माध्यम से एक सीरीज के तौर पे चला रहे हैं। अगर आप प्ले लिस्ट नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। जितने भी 2011-2024 तक प्रश्न ट्रेंड किया हुआ है पिछले एग्जामों में, वो सब यहाँ पे हम लोग इसका निचोड़ करेंगे। चलते हैं दोस्तों, देरी नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है। देखिए, एक यहाँ पे स्थूलगामक कौशल होता है और एक सूक्ष्म गामक कौशल होता है। तो यहाँ पे स्थूलगामक कौशल पूछा है, तो क्या चित्र बनाना या सुई पकड़ना या तेज चलना या धागे में मोती पिरोना। तो स्थूलगामक कौशल का उदाहरण ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, तेज चलना। तेज चलना स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना, सुई पकड़ना और धागे में मोती पिरोना सूक्ष्म गामक कौशल का उदाहरण है। देखिए, चित्र बनाना हुआ, सुई पकड़ना, धागे में मोती पिरोना, ये सब क्या है? ये सब सूक्ष्म गामक कौशल के उदाहरण हैं। स्थूल गामक कौशल उसे कहते हैं जो उन सभी गतिविधियों या कार्यों को शामिल किया जाता है जिन्हें एक शिशु अपने शरीर के विभिन्न अंगों जैसे बाजुओं, टांगों, पैरों और शरीर के द्वारा कार्य करता है, वही स्थूल गामक कौशल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तेज चलना। तेज चलता है तो कैसे चलेगा? अपने पैरों से ही तो चलेगा, तो यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। क्या जटिल से सरल की तरफ, या सिर से पैर की तरफ, या केंद्र से बाएं की तरफ, या सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो विकास का जो अधोगामी सिद्धांत बताता है वह केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, क्योंकि विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार, किसके? अधोगामी सिद्धांत के अनुसार पहले शरीर के भीतरी अंगों का विकास होता है, तत्पश्चात यानी कि उसके बाद शरीर के बाहरी अंगों का विकास होता है। तो अधोगामी सिद्धांत यही बताता है कि केंद्र से बाहर की ओर विकास होती है और एक सिर से पैर की तरफ होता है जो सिफेलोपोडल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी ये प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, सब ये क्या है? प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, अपने मन से बिल्कुल लेकर नहीं आए हैं। और दोस्तों, चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? द्वितीय कारक विद्यालय, किताबें, मीडिया, माता पिता। तो विद्यालय हुआ, किताबें हुआ और मीडिया, ये सब क्या है? ये समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, यानी कि ABC हम लोग लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण के द्वितीय कारक विद्यालय, किताबें और मीडिया है, जबकि परिवार हुआ, माता पिता एवं मित्र मंडली आदि, ये सब क्या है? ये सब समाजीकरण के प्रथम कारण है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो निगमनात्मक सोच हम जीन पियाजे बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। जितनी भी इनकी सारी अवस्थाएं हैं एक एक करके बहुत अच्छी तरह से बताएं। अगर नहीं देखे हैं तो मैराथन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनाए हैं, जाकर देख सकते हैं। तो निगमनात्मक हम किसमें बताए थे? औपचारिक संक्रियात्मक में बताए थे, जिसे अमूर्त भी कहते हैं, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की यह अंतिम अर्थात चतुर्थ अवस्था है। संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? संक्रियाओं को क्रियाएं करने लगते हैं, उनमें परिकल्पना निगमनात्मक सोच विकसित होने लगती है। तो ये क्या है? जीन पियाजे की चतुर्थ यानी कि अंतिम अवस्था है। ये 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चों का अधिकतम मानसिक विकास हो चुका होता है तथा इसमें बच्चे
अमूर्त और वैज्ञानिक सोच की क्षमता भी विकसित हो जाती है। जीन पियाजे बहुत अच्छी तरह से पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? क्या सीखने के लिए तत्परता, देखिए नकारात्मक पुनर्वलन तो दिए नहीं है। प्रतियोगी प्रतियोगी भावना हम संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं कि जहाँ प्रतियोगिता दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्यात्मक स्थिरता नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा। सीखने के लिए तत्परता, इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया में नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगिता भावना और कार्यात्मक स्थिरता को महत्व नहीं दिया है, क्योंकि ये सभी कारक अधिगम प्रक्रिया में क्या होते हैं? ये बाधक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए तत्परता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है। क्या नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। क्या सभी नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? देखिए, नियमों का अनुसरण का नियम आ गया यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन नंबर कैसे ढूंढेंगे? आज्ञाकारिता और दंड उन्मुख, या यंत्रीय उद्देशिक उन्मुख, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख, तो कानून और व्यवस्था उन्मुख। तो नियम की बात कर रहा है तो यहाँ पे कानून और व्यवस्था उन्मुखी होगी। कल दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आ रहे हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। इससे पहले वाइगोस्की, जीन पियाजे हम करा दिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और मैथ हम पेडागोजी और मैथ संपूर्ण करा दिए हैं, और ईवीएस करा दिए हैं। जाकर आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी जो पूछा जाता है ईवीएस, बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर होगा, कानून और व्यवस्था उन्मुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कक्षा में समूह कार्य के रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। तो विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके, यह तो निगेटिव हो गया, गलत हो जाएगा। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर, देखिए जहां उस कार्य को छोड़ने की बात करेगा निगेटिव हो जाएगा। प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर होगा। यहाँ पे चौथा क्या करें? अस्पष्ट निर्देश, यानी कि अस्पष्ट निर्देश यानी कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समस्या को अस्थायी रूप से हल करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो चरणबद्ध रूप होता है दोस्तों। क्या चरणबद्ध रूप होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? क्या समाजीकरण पृथक्करण की बात की है? देखिए पृथक्करण जहां आएगा तुरंत गलत हो जाएगा, संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं। कंठस्थीकरण भी बताए हैं कि जहां कंठस्थीकरण दिखे वो भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण तो होता ही नहीं है, सक्रिय, क्योंकि पियाजे और वाइगोस्की दोनों ने क्या माने हैं? बालक या बच्चे को सक्रिय रूप से माने हैं। तो यहाँ पे निष्क्रिय ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा अपने समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ज्ञानार्जन करता है, और इसके फलस्वरूप उसका सामाजिक हुआ जैसे कि मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ले वाइगोस्की का यही कथन है कि बच्चे समाज और संस्कृति के माध्यम से अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करके सीखते हैं, और वाइगोस्की का कहने का मतलब है कि बच्चे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत सीखते हैं। और जिन पियाजे ने बच्चों को जैविक परिपक्वता का महत्व बताया है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में से किसे स्थान देती है? विद्यार्थी को, या अभिभावक को, अध्यापक या परीक्षाएं को? तो ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा, विद्यार्थी को। संपूर्ण पेडागोजी में हम बताए हैं कि बालक को सिर्फ और सिर्फ मुख्य केंद्र बिंदु मानना है, ना कि शिक्षक को, ना कि पाठ्य पुस्तक को। तो विद्यार्थी को यहाँ पे क्या है? प्रक्रिया केंद्र में किसे स्थान दिया गया है? तो विद्यार्थी को। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली यही कहता है कि विद्यार्थी में ज्ञान, कौशल और प्रतिभा को प्रोत्साहित कर
आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता यानी कि काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए, या स्थानीय या प्राकृतिक या संगीतात्मक या अंतर्वैयक्तिक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे अंतर्वैयक्तिक, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संपन्न व्यक्तियों में प्रबंध, शिक्षक, व्याख्याता और परामर्शदाता या राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के संवर्धन के अवसर देना चाहिए हर एक बालक को, सबसे यहाँ पे ज्यादा होता है। जिस बालक में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है वो सोचिए कि मोटिवेशन उसमें कूट कूट कर भरा है। तो यहाँ पे राइट आंसर 4 हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन, तो यहाँ पे क्या एक समान योग्यता पर आधारित समूहों का निर्माण करना चाहिए, या विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया, देखिए केवल निर्धारित प्रक्रिया का तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक समान योग्यता की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, निगेटिव। चर्चाओं और वाद विवाद को प्रतिबंधित, देखिए चर्चा और वाद विवाद को कभी भी प्रतिबंधित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। वैसे ही 3 गलत हो गया, तो हमारा राइट आंसर 4 निकल के आ गया। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व कौशल, उच्च स्तरीय सोच या विचार, मौखिक संचार कौशल और स्व प्रबंधन क्षमता का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, या जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। क्योंकि जेंडर पूर्वाग्रह वह वैचारिक सोच या विचार है जिसमें किसी लिंग विशेष यानी कि स्त्री या पुरुष के प्रति विशेष आग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर पूर्वाग्रहों का यहाँ पे पालन कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में क्या परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। क्या परीक्षा में उनके निष्पादन पे गलत हो जाएगा। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा चौथा भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कैसे गलत करेंगे। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार उनका वर्गीकरण, कभी भी वर्गीकरण बच्चों को नहीं करना है, अलग नहीं करना है, पृथक्करण नहीं करना है, संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं। मानकीकृत पाठ्यक्रम, देखिए संपूर्ण पेडागोजी में ये भी बताए हैं कि जहां मानकीकृत पाठ्यक्रम दिखे तुरंत वो ऑप्शन वो भी गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत, तो 2 हम लोग का निकल के ऐसे ही आंसर आ गया। तो राइट आंसर 2, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करने एवं बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों से सफलता की अपेक्षा कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों के मध्य सहयोगात्मक वातावरण निर्मित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, क्या केवल सत्र के आरंभ में, गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा चौथा भी हम लोग गलत छांट देते हैं, देखिए केवल सत्र के अंत में, जहां केवल की बात करें वो गलत हो जाएगा। केवल उन विद्यार्थियों को जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं, क्या नहीं, सभी को समान, हमारी समावेशी एजुकेशन यही कहती है कि सभी को समान देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगी। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, क्या इसमें समालोचनात्मक चिंतन हो रही है। आप लोग को पता है कि हाँ श्रीलंका की राजधानी क्या है, रटा रटाया आप लोग बता देंगे कि हाँ श्रीलंका की राजधानी यही है, श्री जयवर्धने कोट्टे आप लोग बता देंगे, तो ये गलत हो जाएगी। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है,
तो क्या आपको पता नहीं है कि भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, तो आपको रटा रटाया बता देंगे कि हाँ ये, तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है, एकदम फैक्ट आपको पता, तथ्य आके निकल कर आ रहा है। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा शहर आपको पता होगा, लिखित में मिल जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा शहर यह है। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक की बात कहाँ हुई? तो 3 ऐसे ही गलत हो गया, तो 4 हम लोग का वैसे ही सत्य हो जाएगा। क्योंकि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? देखिए, आपको कह दिया जाएगा कि आपके शहर में पानी की समस्या पर सुलझाएं, तो आप अनेक प्रकार से सोच सकते हैं कि किस तरह से समस्या सुलझाएं। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहाँ पे हो रही है। समालोचनात्मक चिंतन किसी भी घटना या विचार पर तर्क वितर्क, विश्लेषण, परीक्षण आदि के माध्यम से निष्कर्ष की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता? विविधता और वैयक्तिक भिन्नता के लिए सम्मान, बिल्कुल पॉजिटिव है, छोड़ देते हैं। आकलन के लिए मानकीकृत, देखिए मानकीकृत परीक्षण संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं, तुरंत जहाँ दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय विधियां, नहीं, बालक केंद्रित होता है। विद्यार्थियों को नामीकरण लेबलिंग, कभी भी बच्चों को लेबलिंग और पृथक्करण नहीं करना है, ये भी संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, विविधता और वैयक्तिक भिन्नता के लिए सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? क्या भावात्मक वियमन में, या शारीरिक समन्वय में, या सामाजिक अंतरक्रियाओं में, या लिखित विषय वस्तु बोध में? तो ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर देंगे, लिखित विषय वस्तु। क्योंकि पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया, इसी को डिसलेक्सिया कहते हैं, एक अधिगम संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति को लिखित विषय वस्तु को पढ़ने में कठिनाई होती है। समानता जैसे सा है, सा को वो क्या पढ़ देगा? वाज पढ़ देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लिखित विषय वस्तु बोध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। क्या सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने? बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्वलीनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना तो करते हैं, लेकिन उसके पास सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष भी होता है। स्वलीनता एक मनोविकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग कर लेता है और सामाजिक व्यवहारों एवं आचार विचारों में भागीदारी नहीं करता है। स्वलीनता से ग्रसित बच्चा या विद्यार्थी उन विद्यार्थियों की तरह अपने विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? यहाँ पे मतलब दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, मतलब वो काम नहीं करना चाहिए, दिया है कि उसके माध्यम से बचना चाहिए। तो क्या सामपट पे लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधित है, तो सामपट पे लिखा है तो उसको आप मौखिक रूप से पढ़कर व्याख्या कर रहे हैं, ये तो सत्य हो जाएगा। लेकिन निगेटिव पूछा है, मतलब नहीं है। स्पर्शग्राही मानचित्र, ये भी सत्य है। स्पर्शग्राही अगर मानचित्र है तो बच्चे दृष्टिबाधित क्या करते हैं? स्पर्श करके पढ़ते ही है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव पूछा है तो हम लोग निगेटिव खोजेंगे। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, बिल्कुल। टीएलएम विधि हुआ, जैसे कि अनेक प्रकार के उसके विधि आते हैं, सहायक उपकरण जैसे पकड़ कर गिन तारा हुआ, जियो बोर्ड, ये सब क्या है? मतलब कि पकड़ के गिन तारा के माध्यम से बच्चे गिनते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। तो सहायक ऊपर अनेक अनेक प्रकार की टेलम गतिविधि करवाना, ये भी क्या है? सहायक है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। अधिगम के आकलन के लिखित परीक्षा लेना। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसको लिख कर परीक्षण लेंगे, उसको दिखाई नहीं देगा, लिख कर उसको व्याख्या करेंगे मौखिक रूप से, तब सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
गलत का गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है। यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, निगेटिव का निगेटिव पूछा है। तो हम लोग देखेंगे कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। औसत से अधिक बुद्धि स्तर, क्या ये तो सत्य, ये तो पॉजिटिव सत्य हो गया। प्रतिभाशाली की ये विशेषता है कि औसत से अधिक बुद्धि स्तर उसके पास है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, भाई उसके पास उच्च स्तरीय मोटिवेशनल है, यानी कि भी प्रतिभाशाली की एक विशेषता हो गया। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, अगर किसी जानकारी को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, बहुत धीमापन है, तो क्या प्रतिभाशाली की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं का नहीं पूछा है, निगेटिव का निगेटिव पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के लिए परिप्रेक्ष्य और अधिगम को क्रिया मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जहाँ निष्क्रिय दिखे तो पहले ही वो गलत कर दीजिए, क्योंकि कभी भी निष्क्रिय नहीं मानना है। अब ऑप्शन नंबर 1 में सक्रिय और 2 में, तो देखिए प्रतिभा इसमें क्या है कि विद्यार्थी को संज्ञानात्मक विकास के लिए वृद्धि बोधक दृष्टिकोण और एक प्रगामी अधिगम प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। किसकी? वृद्धि बोधक की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि बोधक और एक सक्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका शिक्षण अनुभव करने की संभावना है। गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो क्या जिज्ञासा, उत्साह, आनंद या बोरियत। अब आप यही बताइए, अगर जिज्ञासा, उत्साह, आनंद अगर जिस बालक में उस क्लास में आ रहा है, यानी गतिविधि को महत्व दिया जा रहा है, तभी तो जिज्ञासा, उत्साह, आनंद उस बालक को आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, यानी कि बोरियत महसूस करेगा। जब गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाएगा तो उसे बोरियत होगा, निराशा, अरुचि आदि ये नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, जिससे अधिगम प्रक्रिया अवरुद्ध होती है और कक्षा कक्ष में वातावरण नकारात्मक बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, उसे बोरियत महसूस हो रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, स्कूल अध्यापिका रीचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती हैं, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिक संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 लाख हो जाएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिक संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिसंज्ञानात्मक और प्रक्रियात्मकता बच्चों की अधिगम क्षमता और रचनात्मक कौशल के विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। क्या अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता, जहां प्रतियोगिता बात दिखे तुरंत वो निगेटिव टैग्स वर्ड हो जाएगा, संपूर्ण पैडागोजी में बताए हैं। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कभी भी कंठस्थीकरण नहीं होना चाहिए, मानकीकृत नहीं होने चाहिए, सब ये निगेटिव टैग्स हैं, संपूर्ण पैडागोजी में सब बताए हैं। अगर नहीं देखे तो आप लोग एक बार जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। देखिए, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है। अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, बिल्कुल सत्य, ये हो जाएगा। अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, ये भी सत्य हो जाएगा। अध्यापक का निष्क्रिय, जहाँ निष्क्रिय अध्यापक का निष्क्रिय या बच्चे का निष्क्रिय दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन, ज्ञान के माध्यम से बचा जाए, ज्ञान दिया जाए, प्रतियोगिता, परीक्षा फल, ये सब क्या निगेटिव टैग्स वर्ड है, तो ये अभी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। बिल्कुल सत्य, जीवन के लिए, जीवन यानी कि वास्तविक जीवन, यानी कि दैनिक जीवन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यांत्रिक आ गया, यांत्रिक हम क्या बताते हैं, निष्क्रिय, ये सब निष्क्रिय, सब क्या निगेटिव टैग्स वर्ड है।
संदर्भ से हटकर देखिए, अगर आप लोग को विभिन्न संदर्भ दिखे वो सत्य हो जाएगा, भर भर के उसमें पॉजिटिव दिया रहेगा, क्योंकि अनेक प्रकार की गतिविधि आ जाती है विभिन्न संदर्भ में। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है संदर्भ से हटकर, तो यानी कि निगेटिव टेक्स्ट वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जटिल से सरल, कभी भी जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की ओर हम लोग क्या करेंगे, क्रम को अपनाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। देखिए विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, क्या बताएं, जहां विभिन्न संदर्भ दिखे तुरंत भर भर के उसमें पॉजिटिव हर एक प्रकार की एक्टिविटी, रचनात्मक, अपसारी सोच, तार्किक विश्लेषण सब इसमें आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का लॉक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रतियोगिता की बात कर रहा है, निगेटिव वैसे ही हो गया। देखिए व्याख्यान और केवल सारांशीकरण, ये भी निगेटिव हो गया। देखिए विषय व यहाँ पे कंठस्थीकरण आ गया, निष्क्रिय आ गया। सब संपूर्ण पैडागोजी में बताएं दोस्तों, एक बार संपूर्ण पैडागोजी देखिएगा, पूरी की पूरी पैडागोजी आप समाप्त कर देंगे। तो राइट आंसर यहाँ का पहला हो जाएगा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अधिगम की गति कैसी होनी चाहिए, पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, सिर्फ व्यक्तिगत कारक पर, और देख लेते हैं इससे शायद और अच्छा मिल जाए। पूरी तरह वातावरण, देखिए व्यक्तिगत भी है वातावरण ही, लेकिन अलग अलग नहीं, दोनों रहेगा तो और यहाँ पे अच्छा आंसर हो जाएगा। देखिए व्यक्तिगत वातावरण कारक दोनों स्वतंत्र, लेकिन दोनों स्वतंत्र की बात कर दिया, अलग अलग नहीं। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों को पारस्परिक क्रिया पर, बिल्कुल एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, देखिए विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं कैसी होनी चाहिए। अनदेखी करके, इनकी अवधारणाएं को अनदेखी करेंगे वैसे ही गलत हो जाएगा। उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, इनके अनुभव संबंधित नहीं है, निगेटिव। हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन पकड़, गलत कभी भी नहीं मानेंगे। अर्थ यानी कि ऑप्शन 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे और क्लास हम बहुत शानदार तरीके से। अरे कल दोस्तों हम लेकर आएंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एकदम शानदार तरीके से। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। देखिए किस बात से बचना महत्वपूर्ण है, अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, या अवधारणा को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। ये सब तो पॉजिटिव निकल गया, लेकिन किस बात से बचना चाहिए, संप्रत्ययों को विशेष वस्तु की जानकारी असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।